नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो देश में तरक्की के तमाम दावों के साथ ही अब यूपी में भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बड़े तरक्की के अवसर मिलने के दावे शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही देश में तमाम बड़े विकास के प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के जरिए भी शुरू हो सकेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में काफ़ी तफसील से जानकारी दी और इस बारे में उर्दू अखबारों ने काफ़ी तफसील से चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क भर के तमाम बड़े निवेशक यूपी में आएंगे और वहाँ पर अपना निवेश करेंगे, जिससे तरक्की विकास की राह और भी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश भर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है और इस भव्य आयोजन में 71 देशों ने उत्साह जताया है। उर्दू अखबारों के मुताबिक जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बहरहाल बड़ी तरक्की की योजनाएं और बड़े बड़े उद्योग और यहाँ पर कायम हो सकेंगे, जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि यूपी जो है वो विकास की ग्रोथ का इंजन है, यानी यहाँ के जरिए जो है एक बड़ा विकास का रास्ता तय हो सकता है। तो उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में जल्द ही जो है 2023 में तक जो है ये 10 से 12 फरवरी में एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसमें बड़े बड़े मुल्क के तमाम बड़े निवेशकों को निमंत्रित किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि वो यहाँ आके निवेश करेंगे। बहरहाल आने वाले वक्त में ये बात सबके सामने आएगी कि यूपी में इस समिट में के जरिए कितने निवेशक यहाँ आए। और उधर उर्दू अखबारों ने रोजगार मेले को लेकर भी काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। इसमें उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने किस तरीके से लोगों को 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है। उन्होंने अपने तकरीर में, अपने भाषण में लोगों से रोजगार के अवसर को अपनाने के लिए जोर दिया है और कहा है कि वो इससे जितना भी ज़्यादा जुड़ेंगे उससे ज़्यादा उनकी तरक्की होगी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे एक साथ कई जिम्मेदारी संभालने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। बहरहाल इस मौके पर सरकारी विभागों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 45 स्थानों पर, यानी गुजरात हिमाचल को छोड़ करके 45 स्थानों पर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है। और रोजगार मेले में पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने तमाम तजर्बों को भी बांटा है और नए ऊर्जा के साथ लोगों से अपने काम को शुरू करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा है कि वो देश के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करें। तो बहरहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले में इस तरीके से लोगों का हौसला बढ़ाने और इतने लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद मुल्क में जो बेरोजगारी को लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं उनमें ज़रूर राहत महसूस की जाएगी और उससे लोगों में काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं कि अभी केंद्र सरकार इसी तरीके से और लोगों को रोज़गार के लिए जोड़ेगी और अपने उन वादों को पूरा करेगी जो कि उसने किया था। पहली बार भाजपा सरकार बनने पर जो वादा किया गया था कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो धीरे धीरे सरकार की कोशिशें इस सिमत में, इस दिशा में दिखाई देने लगी हैं, जिससे अब लोगों में भी ये उम्मीदें बढ़ी हैं कि सरकार अपने वादे को ज़रूर पूरा करेगी। बहरहाल रोजगार मेले को लेकर के काफ़ी लोगों में उत्साह था और प्रधानमंत्री ने भी लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करके उनमें एक खुशी की लहर बढ़ा दी है। उधर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो किसानों के साथ धोखा कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट के जरिए भारत सरकार पर, केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसानों के हक छीन रही है, उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है। यानी
कांग्रेस के दौर में किसानों को जिस तरीके से सहूलतें मिलती थी वो इस सरकार में छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो वादे किए गए थे सरकार ने, बीजेपी ने, उसे पूरा नहीं किया गया। कहा गया था कि पीएम किसान योजना के माध्यम से 14.5 करोड़ लोग किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, मगर अफसोस कि इतना लंबा चौड़ा वादा किया गया, इसे आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि किसानों की ही संख्या घटती जा रही है और यही हालत रही तो किसानों की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। अफसोस कि यह सरकार सिर्फ दिखावे का काम कर रही है और किसानों के साथ कोई भी उसकी हमदर्दी जाहिर नजर नहीं आती है। उसका जो रवैया है वो किसान मुखालिफ नजर आता है। और उधर कभी कभी नेकी भी महंगी पड़ जाती है। कर्नाटक में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें बीजेपी के एक एमएलए ने एमपी कुमार स्वामी ने एक हाथी के कुचलने से एक महिला की मौत पर अफसोस जताया तो उसे लोगों के हमले का शिकार होना पड़ा। बताया जाता है कि यहाँ पर कर्नाटका में एक कस्बे में हाथी के रौंदने से एक महिला की मौत हो गई थी। इस खबर मिलने पर बीजेपी एमएलए एमपी कुमार स्वामी उनके घर वालों से हमदर्दी जताने के लिए पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो लोगों ने उनसे तमाम सवाल शुरू कर दिए। उन्होंने आवाम ने वहां पर पूछना शुरू कर दिया स्वामी जी से कि बताइए कि हाथी से बचाव के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। आप तो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी की सरकार क्या कर रही है इस सिलसिले में हमारे लिए। तो उन्होंने ऐसे तमाम सवाल किए जिसका मौके पर स्वामी जी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो लोग उन पर बेइंतहा खफा हो गए और नाराज लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते उनको ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया और उनके कपड़े भी फाड़ डाले गए। यहाँ तक कि जब भीड़ में ज़्यादा हमला बढ़ा तो पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें किसी तरीके से बचाया। तो इस तरीके से हमदर्दी जताने के बजाय उनके लोगों के हमले का शिकार होना पड़ा। तो इससे साफ जाहिर लगता है कि लोग जो है सरकार के को लेकर किस हद तक नाराज़ हैं। यानी उनकी जान हर वक्त जंगली हाथी के खतरे से के बीच गुजरती रहती है और सरकार इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही है। तो जाहिर है कि इसका नतीजा सरकार के ही बीजेपी के ही एक एमएलए को भुगतना पड़ा। खैर जो भी हुआ खैर अफसोसनाक वाकया है। इसे तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आवाम का गुस्सा भी कम जायज़ नहीं है क्योंकि उनकी ज़िंदगी के साथ रोज़ इसी तरह का खिलवाड़ हो रहा है। कब कौन हाथी कहाँ किसको और कुचल के मार डाले इसकी परवाह किसी को नहीं। और उधर नोएडा के दादरी जिले से दादरी कस्बे से भी एक हैरत में डाल देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली के यहाँ शादी हो रही थी जहाँ डीजे ज़बरदस्त तरीके से बज रहा था और तेजबाजी का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर कि काफ़ी शोर हो रहा था। तो यहाँ पर शामिल तमाम लोगों ने इसे रुकवाने की कोशिश की और कहा कि इस्लाम में म्यूज़िक यानी डीजे के इस्तेमाल और तेजबाजी के इस्तेमाल शरई जायज़ नहीं है, यानी ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस्लामी नज़रियों के ख़िलाफ़ है, इसे रोका जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब ये नहीं रुका तो तमाम लोगों ने ज़बरदस्ती दे करके इसे रुकवाया। बहरहाल इस वाक़े के बाद हुआ ये कि वहाँ पर बाकायदा मुफ्ती और मौलवियों की एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत बुला करके ये तय किया गया कि आइंदा से कोई भी मुस्लिम फैमिली की शादी में न तो डीजे बजेगा और न तेजबाजी का इस्तेमाल होगा। अगर ये किया गया और हमारी बात पंचायत की बात नहीं मानी गई तो फिर उस शख्स के यहाँ कोई भी मुसलमान शरीक नहीं होगा। यानी कोई मौलवी न तो वहाँ निकाह पढ़ाने जाएगा और न शरीक होगा। यही नहीं बल्कि उसकी मैयत यानी उसकी मौत में जब नमाज जनाजा भी ना पढ़ाएगा और न उसकी मैयत में शरीक होगा। तो बहरहाल इस वाक़े के बाद दादरी के मुसलमानों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है वहाँ की पंचायत ने मुफ्ती और मौलवियों की कि अब कोई भी शादी में मुस्लिम शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं होगा। उन्होंने
बाकायदा इसको डीजे को नाजायज़ करार देते हुए कहा कि इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। और उधर जहां अपने मजहबी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में लिबास पहन के आने पर आए दिन कुछ न कुछ खबरें सामने आती रहती हैं मुखालफत की कि छात्रा हिजाब न लगा के आए, नकाब पहन के ना आए, इस तरीके की तमाम मुखालिफ बातें, खबरें सुनने को मिलती हैं। तो वहीं पर अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में सिख समुदाय के स्टूडेंट को, छात्र को बाकायदा कृपाल लगाने के आने की इजाज़त दे दी गई है। पहले ये इस पर सख्त पाबंदी थी। इस वाक़े के कुछ इस इजाज़त जारी होने के कुछ माह पहले इसी एक स्टूडेंट को कृपाल लगा करके यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश करने पर पकड़ लिया गया था, हथकड़ी लगा दी गई थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद इस मामले को लेकर के वहाँ के जिम्मेदारों ने आपस में बातचीत करने के बाद अब इसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन कुछ शराइत के साथ दी गई है जिसमें कहा गया कि कृपाल खुली ना हो और उसकी साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो बहरहाल इस तरीके से अब वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी सिख समुदाय के लोग, चूंकि उनके सिख समुदाय के पहचान के उसमें जो है कृपाल भी है, केश कृपाल और पगड़ी वगैरह, दाढ़ी, तो उसमें अब ये उसको सहूलत मिल गई है। तो इस तरीके से अब कोई ऐसा वाक़या वहाँ पेश नहीं आएगा। और उधर बंदरों के उत्पात से तमाम जगहों पर, कॉलोनीज में, मोहल्लों में, घरों में रोज़ शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि बंदर घुस आते हैं। लोग अपने बचाव में तरह तरह के सुरक्षा के उपाय करते हैं, बालकनियों में दरवाजे, जाली लगाना और से। तो बहरहाल इससे परेशानी को देखते हुए अभी फ़िलहाल लखनऊ में एक वानर वाटिका बनाए जाने की बात शुरू की गई है। इसका इरादा जाहिर किया गया है कि अंदर बंदरों के लिए वानर वाटिका बन जाए तो उनको महफूज, सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि आवारा बंदरों के तरीके से मोहल्लों में उसमें उत्पात करते नजर नहीं आएंगे। बहरहाल अब ये कोशिश चूंकि वहाँ की मेयर की तरफ से एक ख्वाहिश जताई गई थी, संयुक्ता भाटिया की तरफ से, कि बंदरों के लिए इस तरीके की वानर वाटिका बनाई जाए, लेकिन कहा गया कि चूंकि महकमा जंगलात यानी वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करे, लेकिन बहरहाल आवाम की भलाई को देखते हुए संयुक्ता भाटिया ने इस तरीके की पेशकश की है, जिस पर वहाँ के अफसरान ने काम शुरू किया है और समझा जा रहा है कि लोगों को इससे निजात मिल पाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो लखनऊ के लिए ये बात शुरू की गई है, लेकिन ऐसे तमाम ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश ही क्या देश भर के उसमें हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि यूपी की से बात शुरू की गई है राजधानी लखनऊ से, तो लखनऊ के साथ ही और ज़िलों के लिए भी अगर ऐसी कोशिश होगी तो लोगों को इस परेशानी से निजात मिल पाएगी कि यानी अचानक बंदर घर में घुस आए, उत्पात करें और नुकसान करें और लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो जाए। तो इससे इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और अब कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। इंडोनेशिया में अभी सोमवार को आए ज़लज़ले से काफ़ी तबाही हुई थी। तमाम मकानात और बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थी और 12 लोग मारे भी गए थे, काफ़ी तबाही हुई थी। तो बहरहाल इंडोनेशिया में काफ़ी बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आया था। तो इससे जो तबाही हुई है उससे राहत दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मदद का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इंडोनेशिया की सिलसिले में मदद करेगा ताकि वो दलदले से हुए नुकसान से हर मुमकिन भरपाई कर सके। और इसके अलावा चीन में कोविड को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। चीन में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ने अब पार्कों में, खुले पार्कों में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी अब वहाँ पर घूमने न जा सकेगा, न शॉपिंग करने जा सकेगा। यानी इसे बंद करा दिया गया है। सरकार ने इसे बंद कर दिया है और शहरियों से सिर्फ कहा गया है कि वो अपने घर से सिर्फ ऑफिस के लिए निकलें और ज़रूरी काम के ही लिए आते जाते दिखें, इसके अलावा कोई सफ़र करता नजर न आए। तो इस तरीके से चीन ने अपने नागरिकों को कोविड से बचाने के लिए इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए। तो दोस्तों, आज के तबसरे के लिए मैं इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।